ज्ञान, मेरा आग्रह रहेगा कि इस बात पे आप बहुत गौर से सुने। बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में हमेशा नवीनतम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संघर्ष, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को संघर्ष करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। नवीनतम ज्ञान, अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि पूरे अधिवक्ताओं को नई तरह से जो है किताबों को टटोलना पड़ा। आईपीसी खत्म हुई और बीएनएस आ गई, सीआरपीसी खत्म हो गई, एविडेंस खत्म हो गया और उसकी जगह पे भारतीय नाम के साथ चीजों में बदलाव किया गया। धाराओं की सूचियां बदल गई। जहां पहले 302 होती थी वो 302 में कुछ और आ गया। जहां 307 होती 308 होती थी उसमें 108 आ गया। तो अब कभी कभी जो हमारे पास भी कोई आ जाता है और वो कहता है साहब कार्रवाई तो हो नहीं रही है, तो हम उससे कहते हैं एफआईआर उठाओ। एफआईआर लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अब ये ऑफेंस कौन सा है, इसमें कितने साल की सजा है, क्या इसमें गिरफ्तारी का अधिकार है या नहीं है। तो फिर उसकी जानकारी हासिल करते हैं तो अपने जो साथ पुलिस के साथी हैं उनसे कहते हैं कि भाई जरा नेट पे चेक करना कि ये आईपीसी, ये बीएनएस कौन सी आईपीसी को करती है और पूर्व में कौन सी आईपीसी थी। तो इस तरह से ये जो नवीनतम ज्ञान की बात है, मैं वकील साथियों से कहूंगा, वकालत का जो प्रोफेशन है उसकी शक्ति का जो प्रभाव है वो इस आधार पर है कि आपकी प्रैक्टिस कितने दिनों की है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी शक्ति और आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन उसका पैमाना जाति धर्म के आधार पर नहीं है भाइयों और बहनों। उसका पैमाना अगर है तो वो आपके ज्ञान के आधार पर है, आपके अनुभव के आधार पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं वकील होने के नाते कि जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अगर लॉ करें या आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी, आपके भाई करे तो उनको बता दो कि लॉ भी करें वहां कॉलेज में और आके कोर्ट में प्रैक्टिस भी करें, तभी जाके चीज आगे बढ़ेगी। वरना जितना पढ़ के आएंगे और फिर जब कोर्ट में आएंगे तो आश्चर्यचकित महसूस करेंगे कि जहां जो पढ़ाया जाता था और जो यहाँ प्रैक्टिकल है, दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जीरो शुरू करना पड़ेगा। इसलिए जितने अधिवक्ता साथी मुझे मिलते हैं मैं उन सबसे कहता हूं कि पढ़ाई करो, साथ साथ कोर्ट में प्रैक्टिस भी करो। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इस बात को भी जानो। एक गुरु भी होना जरूरी है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में अंतर, जो आप पढ़ते हैं उसको जमीन पे उतारने के लिए प्रैक्टिकली एक गुरु का होना जरूरी है। इसलिए अच्छे वकील, जो सीनियर वकील है, उनके नेतृत्व में सीखने का काम करें। जैसे हम 2 पहियों गाड़ी, 4 पहियों गाड़ी घर से चलाना सीख लेते हैं, लेकिन अक्सर उसमें जो है कभी आवश्यकता पड़ने पे ब्रेक की जगह, उसकी जगह ब्रेक की जगह रेस पे पैर रखा जाता है। इसलिए अच्छा ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको एक गुरु आपके पास होना चाहिए। और जितने वकील साथी यहाँ पहुंचे मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, इस अपील के साथ कि वो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप कोर्ट में कभी भी अपनी बात को रखें तो आपकी डिबेट जो सुनी जाए तो वो सुनकर जो है लोग गौरवान्वित होने चाहिए, तभी आपकी वकालत का फायदा है। वरना जिस तरह का सिस्टम अभी है, मैंने अगर भाई यही वकील जो हैं यही जज बनते हैं, अभी तो सिस्टम ऐसा ही है, इन्हीं वकीलों में से जज बनते हैं। पहले ये न्याय के लिए लड़ते हैं, फिर ये न्याय करते हैं। इसका आधार क्या है? उसका आधार यही है कि अगर जो प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, हालांकि कॉलेजियम में तो कई आधार हैं, लेकिन फिर भी जो मेरिट को चैलेंज करता है, जैसे अभी केन साहब हमारे जो हैं, जो मध्य प्रदेश जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो अलग बात है कि वो अति वाली सिचुएशन क्या बनी, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल थे। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाई, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। नीचे से, क्योंकि एचजीएस यूपी में तो हो नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो नीचे से आदमी आता पीसीएस जे के थ्रू, और उसको हाईकोर्ट जाने में इतना समय लगता है। इसलिए मैंने
न्यायमूर्ति जी से कहा कि भाई आपका संघर्ष बहुत सारे वकीलों को प्रेरणा देगा कि इनको किस तरह काम करना चाहिए। और मैं फिर एक बार आपको ये भी बता दूं कि वकालत सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है रोजगार का, इस काले कोट के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। और इस काले कोट में न्याय, पीड़ित और न्याय के बीच में अगर कोई न्यायमूर्तियों से, जजों से अपने ज्ञान के आधार पर जिसके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए गए, उसको भी बरी करा सकता है, तो ये उसका अनुभव, उसका संघर्ष ही है। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत शानदार काम है। बस इसको ज्ञान के साथ आगे बढ़ाना है। कई सारी मांगे मेरे सामने रखी हैं, मैं उन मांगों के लिए विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्लियामेंट में आप सबके सहयोग से इन मांगों को उठाने का काम करूंगा। जैसे कि आपको याद भी होगा, चाहे हापुड़ में अधिवक्ताओं पर अत्याचार हुआ हो या फिर गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई हो, वो दोनों घटनाएं जब अधिवक्ताओं के ऊपर पड़ी हुई हापुड़ की उसकी लाठियां मैं देख रहा था, गाजियाबाद वाली, तो ऐसा लग रहा था कि ये लाठियां हमारे अधिवक्ता भाइयों में नहीं, ये हमारे ऊपर ही पड़ रही। क्योंकि जब हम इस काले कोट को पहनते हैं और अधिवक्ताओं की बात करते हैं, तो हर एक अधिवक्ता, वो किसी जाति धर्म का हो, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा भाई है, हमारा अपना है। उसकी लड़ाई लड़ना, उसके साथ खड़े होना, ये हमारी शक्ति भी है। और ये एक उदाहरण भी है कि इन काले कोट वालों से किसी भी तरह का विवाद करने से पहले कई बार सोचना पड़े। ये तो दिल्ली है, दिल्ली के साथियों, बिजनौर तक के साथी हमारे यहाँ आए हुए हैं। दिल्ली में तो मैंने कई बार देखा है कि जब खाकी का और काले कोट का सामना होता है तो इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं दिल्ली। अगर ये धरना कर लें, स्ट्राइक कर लें, तो न्याय का पूरा, न्याय व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन ऑनरेबल जजों को भी ये मांग करनी पड़ती है कि इस मामले को सॉर्ट आउट कर दो। तो बहुत बड़ी शक्ति है और हमने ये भी तय किया है कि इस शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देना है, इस शक्ति को और आगे बढ़ाना है। तो लीगल सेल के जो हमारे साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उन साथियों को भविष्य में बार काउंसिलिंग के चुनाव भी लड़ने चाहिए और अपनी शक्ति भी बनानी चाहिए। और मेरी तो मांग है कि अभी क्योंकि कोलोजियम सिस्टम से हम लोग उस तरह जज नहीं बना पा रहे हैं, तो बार काउंसिलिंग में भी अपनी ताकत मजबूत होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग में या दिल्ली बार काउंसिलिंग, जहां भी बार काउंसिलिंग के इलेक्शन होते हैं, हमें अपने विचार व्यवहार से अपनी शक्ति को बनाकर अपनी ताकत जो है बार काउंसिल में भी बनानी चाहिए। क्योंकि उनकी बातों को भी सुनना पड़ता है, उनकी बातों को भी ध्यान में लाना पड़ता है, उनकी मांगों को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। जो मांग जैसे हमारे नवनिर्वाचित सेक्रेटरी साहब ने कही कि चैम्बर की समस्या, हाँ मैं मानता हूं चैम्बर की समस्या है, लेकिन इसका अस्थायी इलाज भी जो है वो भी ढूंढना पड़ेगा। वो तभी होगा जब हमारी बात बार काउंसिलिंग के जरिए मजबूत से उठेगी और सभी बार काउंसिल लेटर लिख के दें कि भाई हमारे यहाँ चैम्बर की समस्या है, चैम्बर की समस्या को दूर किया जाए। क्योंकि देखो लगातार अधिवक्ता बढ़ते रहेंगे। सोचो आज 100 चैम्बर नए बना दिए, लेकिन नेक्स्ट और जो 100 वकील आ गए, तो कुछ मानक तय करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मांगे आपकी हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्दी से लागू किया जाए, इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाई। अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रीय मेडिक्लेम पॉलिसी बनाई जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑनरेबल जो हमारे माननीय कानून मंत्री, उनको भी लेटर लिख के अधिवक्ताओं की इस मांग को रखा था कि उनकी मांग को सुना जाए। भारत के प्रत्येक न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त चैम्बर की व्यवस्था हो, अधिवक्ताओं को राजपत्रित गजेटेड अधिकारी का दर्जा दिया जाए, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए निश्चित समय तक उचित भत्ते की व्यवस्था हो, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त अवधि तक प्रशिक्षण की सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जाए, सीनियर अधिवक्ता जो प्रैक्टिस करने में असमर्थ हैं उनके लिए उचित पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, अधिवक्ताओं के लिए भारतीय राजमार्गों पर लगे सभी प्रकार के टोल टैक्स समाप्त किए जाएं, अधिवक्ताओं के लिए सरकारी आवासीय योजनाओं में पर्याप्त कोटा लागू हो, अधिवक्ताओं के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में उचित रिजर्वेशन कोटा की व्यवस्था प्रावधान किया जाए, कोलोजियम सिस्टम के द्वारा जजों की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अधिवक्ता की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार की जाने वाले अधिवक्ता एसजी, एसटी, एजी, एएजी, ईटीसी की नियुक्ति में
रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, माननीय न्यायालय द्वारा की जाने वाली रिसीवर, लोकल कमिश्नर एवं लीगल सर्विस अथॉरिटी इत्यादि में पर्याप्त रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमों में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील की नियुक्ति शासक शिकायतकर्ता की इच्छा के अनुसार की जाने के अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए और भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना, न्यायिक सेवाओं के लिए वार्षिक परीक्षा प्रारंभ की जाए, जिस प्रकार UPSC की परीक्षा ली जाती है। ये 17 मांगे आपकी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन मांगों के लिए मैं कल ही हमारे देश के कानून मंत्री को पत्र लिखूंगा और जब पार्लियामेंट चलेगी तो इन मांगों को जोर शोर से उठाने का काम करें। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, हालांकि अधिवक्ताओं का मंच, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम व्यक्ति, क्योंकि हमने भारत की पार्लियामेंट में ये शपथ ली थी कि हम भारतीय संविधान के अनुसार विधि के अनुरूप कार्य करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना जाति ना धर्म, जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा और जिस भी पॉलिसी से गरीब, किसान, कमजोर, महिलाएं, नौजवान लोगों की भलाई हो सकती होगी, उन सारे विषयों पे हम लोग काम करेंगे, कभी आपको निराश नहीं करेंगे। आप बुद्धिजीवी साथियों ने हम पर भरोसा दिखाया है, मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी, अगर एक भी वकील साथी के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हम लोग पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा के उसकी ताकत बनने का काम करेंगे, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।